नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसदीय स्थायी समिति कल समान नागरिक संहिता पर चर्चा करेगी। केंद्र सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए गुजरात को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने आज से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में फिर से मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद फ्रांस में अशांति जारी। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधित स्थायी समिति समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कल बैठक करेगी। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि समिति इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के विचार जानेगी। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक गैर राजनीतिक है क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और उन्हें लागू करने का प्रस्ताव है। ये संहिता धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। फिलहाल देश में विभिन्न समुदाय अपने अपने पर्सनल लॉ के अनुसार संचालित हो रही है। पिछले महीने 14 जून को विधि आयोग ने लोगों और पंजीकृत धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के बारे में सुझाव देने और अपना पक्ष रखने को कहा था। आम जनता इस मुद्दे पर अपना सुझाव 14 जुलाई तक भेज सकती है। गुजरात में तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की। श्री शाह ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह जुटी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें और स्थानीय प्रशासन प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद कर रही है। श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। गुजरात में पिछले लगातार 2 दिनों से विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेज बारिश के कारण राज्य भर के अधिकांश बांधों, विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ के बांधों में जल स्तर बढ़ गया है। इस बीच बारिश प्रभावित जिले में बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई है। मौसम विभाग ने आज से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तेज से बहुत तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इस महीने मध्य भारत और आसपास के दक्षिण प्रायद्वीपीय तथा पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों और पूर्वोत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि के दौरान देश के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक तथा केरल में मूसलाधार वर्षा होने का असर है। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान और हरियाणा तथा पंजाब के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के कारण परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। फ्रांस में 17 वर्षीय किशोर की मौत के बाद 5 दिन से जारी हिंसा के दौरान लगभग 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस के गृह मंत्री जेराल्ड डरमानिन ने बताया कि रविवार तड़के 3 बजे तक पूरे देश में 486 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पेरिस के उपनगर नानप्रे में नाहिल एम की मौत के बाद फैली हिंसा में सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई के बाद अब कमी आई है। अल्जीरिया और मोरक्को मूल के किशोर को कल दफनाया गया। स्थानीय खबरों में बताया गया कि किशोर की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मीडिया को इससे दूर रहने को कहा गया था। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने देश में हिंसा को देखते हुए जर्मनी की अपनी निर्धारित यात्रा स्थगित कर दी है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि हिंसा से निपटने के लिए
45,000 पुलिसकर्मियों और कई बख्तरबंद वाहन तैनात किए गए हैं। फ्रांस की सरकार ने बताया कि हिंसा से पेरिस से लेकर मार्सिली और लायन तथा फ्रेंच गयाना में बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ है। फ्रेंच गयाना में अज्ञात हमलावरों की गोली लगने से 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। मिशन गगनयान की क्रू रिकवरी टीम के पहले बैच ने भारतीय नौसेना द्वारा संचालित समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण कौशल अभ्यास का पहला चरण कोच्चि में पूरी कर ली है। भारतीय नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडरों ने क्रूज मॉड्यूल की अत्याधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए अलग अलग तरह की समुद्री परिस्थितियों में पूर्व अवस्था में आने का प्रशिक्षण दिया। 2 सप्ताह तक चलने वाले अभ्यास में मिशन के संचालन, चिकित्सीय आपातकालीन के दौरान की जाने वाली कार्रवाई और विभिन्न विमानों तथा उनके बचाव उपकरणों से परिचित होने के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान भारतीय नौसेना और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया को भी जारी किया गया। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक डॉ मोहन एम के ने अभ्यास के समापन दिवस पर निरीक्षण किया और सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रशिक्षण दल को अब आने वाले महीने में इसरो द्वारा निर्धारित गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज पिछले 9 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर में अविश्वसनीय परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले पूर्वोदय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव में अपने संबोधन में जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों में लगभग 60 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है, जो उनके सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की कुल यात्राओं से अधिक हो सकता है। इसका परिणाम क्षेत्र में चमत्कारी परिवर्तन है और पूर्वोत्तर को हर जगह मोदी सरकार के विकास मॉडल के रूप में उद्धृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 9 साल पहले पूर्वोत्तर गलत कारणों से खबरों में था, जिसे विद्रोह, झड़प आदि जैसे युवा भ्रमित और परेशान थे। अब पीएम मोदी की पहल से स्थिति में नाटकीय बदलाव आया है। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर के युवा अब भारत की मुख्य धारा की यात्रा का हिस्सा है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2025 तक देश में प्रतिवर्ष नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में 9 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। श्री मांडविया ने आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में नैनो यूरिया के फायदे बताते हुए कहा कि फसलें नैनो यूरिया को 80% अधिक सोखती है, जबकि पारंपरिक यूरिया के सोखने की दर केवल 30% है। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया किफायती है और इससे फसल की पैदावार भी बढ़ती है। नैनो यूरिया की निर्यात संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि अमेरिका और कई अन्य देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश में नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़ाने पर इसका निर्यात बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे। श्री मांडविया ने कहा कि आयात पर निर्भरता कम करने और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले 7 वर्षों में देश में 6 यूरिया उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा के पहले दिन आज 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। अधिकारियों ने बताया कि 4,735 श्रद्धालु बालताल मार्ग से यात्रा के लिए रवाना हुए, जबकि 2,500 श्रद्धालुओं ने पहलगाम मार्ग से यात्रा शुरू की। 4,416 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था जम्मू के यात्री निवास से बालताल और नुनवा के आधार शिविर में पहुंचे और यहां से कल यात्रा जारी रखेंगे। अगले 2 महीने तक चलने वाले इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जम्मू कश्मीर के नागरिक और सुरक्षा प्रतिष्ठान ने व्यापक प्रबंध किए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।